नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम बताएंगे? दीपक। वो जलने वाला दीपक है ना, क्या दीपक है? वो जलने वाला ही दीपक तो जलने वाला होता है, लेकिन आप तो जला नहीं है। अच्छा सर, आज अपने रेरिक जी का ये एल्बम सॉन्ग का रिलीज में आया, तो इसमें आपको किस प्रकार का एहसास हुआ? क्या क्या एहसास हुआ? मैं जो इस वाले एल्बम में मेरा सौभाग्य है कि यहाँ आने को मिला, और वो भी मरीनिया गामे जी के साथ में। उन्होंने बोला कि रेरिक जी का है, उन्होंने भी आग्रह किया था यहाँ आने के लिए। लेकिन जो अपने कल्चर, वो जैसे बोलते हैं ना, आवर कल्चर आवर आइडेंटिटी, हमारी संस्कृति हमारी पहचान है, तो अपने कल्चर को अगर हम नहीं बढ़ाएंगे, नहीं उसको आगे बढ़ाएंगे और उसको सुरक्षित नहीं रखेंगे, तो आने वाली हमारी जो पीढ़ी है वो इसको ख़त्म हो जाएगी। मैं कुछ समय मेघालय में भी रहा एज ए ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, तो वहाँ हमने देखा है जो ट्राइबल का कल्चर है, जो इंडिजीनियस का कल्चर है, वो लोग बहुत रिच कल्चर है। यानी कि हर घर में सब कुछ ना कुछ गाना बजाना नाचना सब जानते हैं। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि वहाँ पर जब पहाड़ है, खेती करने के बाद में थोड़ा इंसान खाली हो जाता है, तो अपने वो गांव-गांव में कुछ फेस्टिवल करते हैं। शायद यहाँ पर भी ऐसे ही फेस्टिवल होते हैं, जैसे गालो कम्युनिटी में एक बड़ा फेस्टिवल है मोपिन फेस्टिवल जो होता है, ऐसे ही वहाँ पर ये माउस छार सुकरा होता है, माउसिन ऐसे करके एक दो फेस्टिवल और हैं वो होते हैं। तो मैं वहाँ पे 3 साल रुका और मैंने देखा एक बड़ी गैदरिंग होती है, और जो कल्चर को सुरक्षित करने का, संवर्धन करने का सबसे बड़ा जो कारण होता है, वो जो जिसका सबसे ज़्यादा सहयोग मिलता है वो समाज का होता है। मैं देखा कि वहाँ पे बारिश में जो छासुकरा और ये वेडिंग खलाम फेस्टिवल होता है, खूब जुलाई में होता है, खूब बारिश होती है, लेकिन मैं कभी भी वहाँ पर ऐसा नहीं देखा कि कम वहाँ पर क्राउड रहा हो। खूब भीड़, कम से कम 50,000 भीड़ रहते लोग आते हैं, चाहे जितना भी पानी बरसे, चाहे कुछ भी, लोग इंडिजीनियस लोग निकल के वहाँ आते हैं, छाता लेके पकड़ते हैं और बड़ा गैदरिंग होती है। एक वहीं पर एक जुवाई के पास में एक गांव है खिलियाट के पहले है वो गांव का, मुझे ठीक से नाम अभी एकदम ध्यान नहीं आ रहा है। वो वेडिंग खिलाम फेस्टिवल में लगभग 1.5 लाख लोग, 1,50,000 लोग पूरा एक धुन में नाचते हैं, उसमें गाते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं। तो कला को सब संरक्षण करने के लिए कलाकारों को योगदान बहुत रहता है। कलाकारों के योगदान के साथ साथ समाज का योगदान भी होना चाहिए। समाज जब तक उनको उनकी नीड की फिट जो आवश्यकता है उसकी उनकी क्या कलाकार को कला क्षेत्र में आवश्यकता है उसको पूरा करना, ये जब तक होता रहेगा, क्योंकि कला अगर बचेगी या बचेगा तो समाज के ही सहयोग से बचेगा। ऐसे तो भारत सरकार ने कल्चर मिनिस्ट्री बनाई है, और ये हर स्टेट में कल्चर मिनिस्ट्री है, लेकिन आपने भी देखा होगा कि जितना ज़्यादा कल्चर मिनिस्ट्री नहीं करे, उससे ज़्यादा समाज का सहयोग रहता है कला को बचाने के लिए। ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि इसलिए हम लोग बोलते भी हैं कि नॉर्थ ईस्ट में तो हर घर में कला है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में, चाहे वो कोई सा भी मतलब ट्राइबल हो, ये ट्राइबल में अभी भी कलाएँ बची हैं। इसलिए बहुत बड़ा एक काम है इनको बचाए रखना, आगे वाली पीढ़ी भी उनको बचाए रखे, उसी हंसी खुशी से करें यहाँ पर। जैसा आज आपने देखा है कार्लो बहन का, कार्लो सिस्टर का, ये इतना अच्छा उन्होंने कुछ गालो गीतों को लेके और जन जागरण, अब ये गीत का एक बहुत बड़ा संरक्षण हो गया है। तो ये आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे लोग ऐसे गीत गाते थे। जैसे मैं उत्तर भारत का रहने वाला हूँ, तो उत्तर भारत में हर उसमें कल्चर पूरे भारत का एक ही है, सांस्कृतिक दृष्टि से पूरा भारत एक ही है, वही कल्चर है। जैसे हमारे यहाँ पे शादी में गीत होना है, वो अम्मा गीत गाती है, बुआ गीत गाती है, सारा कुछ लोग गाता है। उसके बाद कुछ भी छोटा मोटा फंक्शन हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे गीत है, गाना होता है। तो वो अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम हो रहा है, क्योंकि एजुकेटेड हो रहे हैं। उसके बाद जो अपनी पुरानी परंपराओं को थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन अभी भी ऐसे जो कला के माध्यम से, कलाकारों के माध्यम से उन चीज़ों को हम लोग ला रहे हैं। संस्कार भारती जो ऐसा ये कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेरे पास काम भी है, तो वो जो कला और साहित्य
आर्ट एंड लिटरेचर के माध्यम से जो कंटेम्प्रेरी चुनौतियाँ हैं, जो चैलेंज हैं, समसामयिक चैलेंज है, उनका समाधान करना। तो समाधान कौन करेगा? तो कलाकार करेगा, आर्टिस्ट करेगा, और उनको बैक हमको जो देना है वो समाज देगा। और जब तक समाज उनको प्रिजर्व करता रहेगा, उनको बैक देता रहेगा, उनको संभाले रहेगा, तब तक ये कला को कुछ भी नहीं होने वाला। और ये हमारी आगे वाली जो हमारे पूर्वज हमको जो कला दे के गए हैं, तो आगे वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का भी हमारा दायित्व है, क्योंकि पूर्वज ने इतनी मेहनत से इतने सारे हर कदम पे, हर जो सुख दुख में सब जगह अपने गीत के माध्यम से या कविता के माध्यम से लोगों को जन जागरण करने का वो किया है। ऐसे ही अभी एक संस्कार भारती, वैसे तो भारत सरकार भी मना रही है आज़ादी का अमृत महोत्सव, संस्कार भारती भी स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रही है, जिसको हमने कालखंड लिया है 1498 से लेके 1947, 1498 से लेके इस कालखंड में भी कितना बड़ा जन जागरण पूरे देश में रहा। हम जब मेघालय में थे तो वहाँ पर हमने देखा कि हमारे यहाँ तो फिर भी बताया जाता है उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में जो ये 1857 1857 से क्रांति की एक लॉ फूटी थी। लेकिन हमने जब मेघालय में देखा तो एक तो ऊ तीरथ सिंह थे, वो 1835 में वो अंग्रेज़ों से लड़ते हुए ढाका की जेल में उनको प्राण उन्होंने त्याग दिया, आहुति दे दी। तो इस दृष्टि से पूरा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ा था। कुछ कारणों से जो हमारे जो 1947 के बाद में हमने जो एजुकेशन सिस्टम रहा उसमें हमने अपने पूर्वजों को, एक पहले चलता था हमारे पूर्वज आते थे, तो वो जो हमारे जो पूर्वज में क्या क्या करके गए, उनका क्या क्या योगदान रहा है, तो पूरे देश ने लड़ा है। अभी उनको फिर से जन जागरण करने का ये बहुत बड़ा हुआ है कि अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर कुछ अगर उन्होंने डेवलपमेंट किया है तो उसके एवज में उन्होंने कितना बड़ा भारतीयों का शोषण किया है। पूरे भारत में उन्होंने कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि उन्होंने भारतीयों के लिए ऐसा किया। उन्होंने उनके शोषण करने के लिए उन्होंने कुछ डेवलपमेंट, जैसे रेल के डेवलपमेंट बताई जाती हैं, या उन्होंने बोला स्कूल कॉलेजेस तो उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाए थे, ना कि भारतीयों को वो करने के लिए। ये थोड़ा जो हम लोगों को पढ़ाया गया है कि अंग्रेज आए तो हमको ये सिविलाइज्ड कर रहे, तो ये तो बहुत गलत बात है। हमारा देश पहले से ही सिविलाइज्ड था, और इस कालखंड में हम अंग्रेज़ों ने इतना शोषण किया कि हम 1947 तक आते आते हम कुछ भी बनाने लायक नहीं थे, क्योंकि वो सारा कच्चा माल हमको यहाँ से करवाते थे और अपने यहाँ पे ले जाने के बाद में उसको बना के यहाँ भेजते थे। तो मतलब हमको एक तरीके से पूरे देश को बेरोजगार कर दिया था। इसीलिए हर क्षेत्र में गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन किए, असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, विदेशी कपड़े जलाओ आंदोलन, ये सब उसी का कारण था कि भारत में कुछ नहीं हो सकता। आप अपने मन से अपनी खेती तक नहीं कर सकते थे। फार्मर जो था वो अपनी खेती तक नहीं कर सकता था, उसको भी बताया जाता था कि आप नील की खेती करिए, इसकी खेती करिए, उसकी खेती करिए, जो उनके फ़ायदे के लिए वो सारे कराए जाते। जबकि यहाँ का किसान बोलता था कि हमको थोड़ा खाने के लिए भी तो चाहिए, तो उन पर इतना अत्याचार करते थे ये। तो एक ये सब बाहर आए, ये किसके माध्यम से आएगा? ये आर्ट और लिटरेचर के माध्यम से बाहर आएगा। और आजकल सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है जिसके माध्यम से आजकल आप नई नई चीज़ें देख रहे हो, और अपनी जो पुरानी परंपराएं हैं उनको हम आगे आने वाली पीढ़ी में प्रिजर्व करने का भी बड़ा काम एक सोशल मीडिया का हो गया है। अब चाहे अब कोई एक वो नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर लोग उसको प्रिजर्व करेंगे, अब अपने अपने हिसाब से लोग सोशल मीडिया में डालते हैं। जैसे अभी ये आपने देखा है, ये जो आज कार्यक्रम हुआ उन्होंने आज सोशल मीडिया पे भी डाल दिया, तो ये हमेशा के लिए एक तरीके से सुरक्षित हो गया है। जैसे आपने नेचर ही हमारा हमको सारा कुछ सिखाता। हम लोग नेचर की ही पूजा करते हैं। हम लोग चाहे पूरे भारत में आप कहीं भी देख लिए, अगर सनातनी है, इंडिजीनियस है, तो वो प्रकृति की पूजा करता है। प्रकृति ही उसको सब कुछ सिखाता है। अभी एक मूवी आई थी, आपने शायद देखा हो, बड़ा चर्चित मूवी है वो, अल्लू अर्जुन की, ये पुष्पा मूवी में वो लाल चंदन की तस्करी होते, लेकिन लाल चंदन का पेड़ काटने से पहले उसकी पूजा करना, उसकी अनुमति लेना, तो बिना अनुमति के उसको काटना भी नहीं है। उसको अपने संसाधन अपने लिए मतलब क्या बोलते हैं,
अपने लिए सुख सुविधाओं के लिए उसको ऐसा नहीं करते। लेकिन आज जो एजुकेटेड समाज होता जा रहा है वो सिर्फ उपभोग, ये हमारे लिए उपभोग की चीज़ है। लेकिन आज ट्राइबल में और जो ये हैं आज उनके उपभोग की नहीं है। पहले उनको काटने से पहले उनकी अनुमति लेते हैं। जैसे खेती हमने यहाँ पे देखा था, खेती जो करते फसल बोने से पहले पूजा करते हैं, काटने से पहले पूजा करते हैं। फिर उसका जैसे बहुत बड़ा 100 ड्रम फेस्टिवल वहाँ गारो हिल्स में होता है, जो उसमें जब फसल कटने के बाद में 4 ड्रम बजाया जाता है, ये पूजा किया जाता है, नेचर की पूजा की जाती है उसमें। तो हमारे ये इन सब कल्चर को कौन बताएगा? ये कलाकार ही बताएगा। और समाज को जैसे आज है उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए खड़ा होना पड़ेगा अगर अपनी कला को। और वो बोलते हैं ना कलाकार रहेंगे तो कलाएं रहेंगी, और कलाएं रहेंगी तो देश रहेगा। ये ध्येय वाक्य है। इसी वाक्य उसको लेके सांस्कृतिक क्षेत्र में संस्कार भारती अपना कार्य कर रही है। आज का रैरिक जी का ये जो ऑडियो एल्बम रिलीज में आपको विशेष क्या चीज़ आपको अच्छा लगा? हमको जो कुछ भी समझ में आया, जितना भी यहाँ पर, तो एक सब लोग इकट्ठा एक दूसरे का साथ देकर, एक दूसरे का हाथ थामकर, उसको एक किसी के मन में ये इच्छा जाहिर हुई होगी कि कारणों से हम ऐसा करने वाले हैं, लेकिन उसको सपोर्ट करने वाले उनके सारे लोग खड़े हो गए। जैसे तो जब हम ऐसे ही कला को सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, परिवार को खड़ा होना पड़ेगा, सोसाइटी को खड़ा होना पड़ेगा, और भी लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। एक जब लोग बोल रहे थे, जैसे वो मैडम आई थी, वो बोली कि आज हम जब ये परिवार वाली उन्होंने बात जो बोली थी कि हम जब बहनें जब होती हैं तो हम लोग कुछ जैसे आजकल एकल परिवार आपने देखा होगा, एकल परिवार ज़्यादा होगा कि पति पत्नी उसको, तो पति पत्नी के बीच में अगर झगड़ा होगा तो वो किससे शेयर करेगा? मतलब आपस में। तो मतलब उसका मतलब होगा डिप्रेशन हो गया, उसको बहुत ज़्यादा तनाव हो जाएगा, या तो पत्नी को तनाव हो जाएगा या तो पति को तनाव हो जाएगा। तनाव के कारण आप जानते हैं कि अब जब डिप्रेशन में आदमी रहता है तो तरह तरह की बीमारियां आ जाती हैं। और उससे भी ज़्यादा खराब है कि एक दूसरे से जब बात नहीं करते हैं तो और ज़्यादा डिप्रेशन चला जाता। तो आपने देखा होगा तलाक है और ये सब की स्थिति आ जाती है। उससे भी ज़्यादा कि लोग सुसाइड कर लेते हैं। आजकल सुसाइड के भी नोट, पहले जब ये परिवार था जिसमें जैसे हमारे जो भारतीय परंपरा में परिवार है, चाचा है, ताऊ है, बहन है, ननद है, भाभी है, भौजाई है, और ये बुआ है, बुआ से इतने बड़े रिश्ते थे कि अगर महिला को अगर कोई तनाव हुआ है तो अपने कम से कम ननद से बात करती है, अपनी भौजाई से बात करती है, अपनी भाभी से बात करती है, या उसकी जो सिस्टर होती है, जो उन्होंने आज बताया कि उन सिस्टरों से बात करती है। तो उसकी क्या है ना, जब हम अपने मेरे दिल में जो कोई कुछ भी बात है, हमको कुछ खराब लगा या हमको किसी अपने ने ऐसा कुछ हमको बोल दिया है, तो हमने अगर उसको शेयर करके बताया तो कहीं ना कहीं हमारा मन हल्का हो जाता है। जैसे अब कोई व्यक्ति आदमी टेंशन में है, उसका पति टेंशन में है, तो अपने भाई से करेगा, नहीं तो पिताजी से बातचीत करेगा, नहीं तो उसका जो चाचा है या जो उससे ज़्यादा खास लगाव है उससे बातचीत करेगा। तो पहले आपने देखा होगा कि इतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहती थी, एक पूरा सामूहिक परिवार रहता था और हंसी खुशी से रहता था। आज सिर्फ आज जब ये बातचीत आई है कि सिंगल फैमिली हो रही है, तो सिंगल फैमिली हो रही है, हम अमेरिकन सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका सोसाइटी में आप देख लीजिएगा, आपने देखा भी होगा कि 13-14 साल के बाद बच्चा बोलता है कि हमारा माँ बाप से कोई मतलब नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। क्या हम उसी सोसाइटी की, उसी समाज की संरचना करने वाले हैं? एक सबसे बड़ी बाधा तो ये मोबाइल आ गया है। आपने देखा होगा कि ये जो सिंगल परिवार की मैं बात करूँ, बड़ा परिवार है तो बच्चे को उसकी माँ वो चाची ले जाएगी, उसकी बुआ ले जाएगी, और पड़ोसी हैं उसको उठा के ले जाएगा। लेकिन जब सिंगल परिवार फैमिली बात अगर रहती है तो वो अपने बच्चे को जो 2-3-4 महीने का होता है उसको मोबाइल पकड़ा देती। बच्चा मोबाइल चलाने लगता है और उसको मोबाइल चलाने की इतनी आदत हो जाती है कि माँ फिर उसको खाना खिलाने के लिए उसके पीछे, और उस समय पे अगर वो मोबाइल अगर उसको ले लेती है तो वो बच्चा हिंसा पे उतारू हो जाता है। मतलब जिस माँ मतलब इतना उसको एडिक्टेड हो जाता है वो कि वो मोबाइल छोड़ नहीं सकता है। और जब मोबाइल अभी से अगर वो बच्चा अपने रिश्ते को ऐसा बोल सकते हैं संवेदनशीलता खत्म हो जा रही है। अगर संवेदनशीलता अगर खत्म होती है तो फिर बच्चा हिंसा पे उतारू हो जाता है। जब बताया कि वो हिंसा पे उतारू हो तो माँ बाप किसी को नहीं देखता है।
तो ये आगे चल के फिर जब वो अपने माँ बाप के बीच में संवेदना ही उसकी नहीं रहेगी कि हमारी कौन माँ है, कौन बाप है, हमारा क्या कर्तव्य है, जब उसको नहीं मालूम है, तो ये अमेरिकन लाइफ स्टाइल हो जाएगी, अमेरिकन सोसाइटी या पश्चिमी हमारी सभ्यताओं के ऊपर हम जा रहे हैं, जो आज वो भारतीय दर्शन के तरफ आ रहे हैं कि भारत में परिवार व्यवस्था कैसी थी, और आज हम वो छोड़ के अमेरिकी वो पश्चिमी ये परिवार जो जैसा होता है उस तरफ जा रहे हैं। वो भी अब आने वाला समय इतना अगर ये नहीं रोका गया तो भयावह हो सकता है कि बच्चा 13-14 साल की उम्र में बोलने लगेगा कि मेरा माँ बाप से कोई लेना देना नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट है, आपको मेरे जीवन में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक बड़ी भयावह चीज़ आने वाली है इस मोबाइल के कारण और या उसके, तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे को ऐसे जग्गी वासुदेव जी जो बहुत बड़े ईसा फाउंडेशन के वो हैं, वो खुद बोलते हैं कि 14 साल के पहले बच्चों को मोबाइल नहीं देना। और आजकल मोबाइल में इतनी सारी चीज़ें डाल दी गई हैं। ठीक है, आज कोरोना के कारण थोड़ा ये एजुकेशन सिस्टम में वो आया कि बिना मोबाइल के पढ़ नहीं सकता है, लेकिन मैं भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और एक ऐसा जैसे हम लोग पहले चलते थे, ये कम से कम बच्चों को मोबाइल मिले, क्योंकि मोबाइल मिलने से बहुत खतरनाक स्थिति आ रही है। आप भी देख रहे हैं कि OTT या प्लेटफॉर्म, उसमें लिखा जरूर होता है कि 18 ईयर के एवब के लोगों के देखने के लिए है, लेकिन उसमें कहीं भी नहीं लिखा होता कि आपको ID डालना है, पासवर्ड डालना है, तभी आप वो चीज़ें देख सकते हैं। आजकल सारे प्लेटफॉर्म खोल दिए, अमेजन प्राइम है, नेटफ्लिक्स है और बूट है, जने इतने बड़े सोशल मीडिया के माध्यम हो गए, और ये सब एकदम संवेदनशीलता खत्म कर देंगे। तो हमको संवेदनशीलता अगर बढ़ानी है, पारिवारिक व्यवस्था देखनी है, हमारा बुआ है, चाचा है, हमको इसकी मदद करना है, ये हमारा पड़ोसी है, तो ये लाने के लिए व्यक्तिगत भी प्रयास करने पड़ेंगे। जैसे ये एक प्रयास हुआ है कार्लो बहन ने जो किया है, कार्लो सिस्टम में सब जो इकट्ठा होंगे, ऐसे पूरी सोसाइटी तक पहुंचाना, उस पर अपने पूरे अरुणाचल में ये चीज़ें स्टार्ट हों और कुछ ये बढ़े। तो इसके लिए मैं इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा, और ऐसा कार्यक्रम हमको देखने को मिला, इसके लिए भी इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। पर सर बात बात में आपने सुना होगा केला का ऊपर जो एक डायलॉग है ना, बात में बात, इस तरह से आपसे बात करते हुए मुझे मज़ा लग रहा है, इसलिए बात निकलते जा रहा है, इसलिए आप क्षमा करें ना। मैं और भी पूछना चाहूँगा, जैसे आप बिंदास हिंदी बोल रहे हैं, बढ़िया है, आप यूपी के हैं, और बहुत कुछ किस्मत है कि भारत देश में आप यूपी वाले का भाषा ही राष्ट्र भाषा बना है, जो मैं बोल रहा हूँ हिंदी ना। तो जैसे बानियंत्री होते हैं, पीपल के गाची, जिसको हम लोग पूजते हैं, अर्चना करते हैं, आरती करते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तो ऐसे पीपल के गच्ची के नीचे में छोटा पौधा जो है उग नहीं पाते हैं। तो वैसे ही आज का संस्कृति में है, जैसे अरुणाचल में कई सारा 100 से अधिक जो जनजातियां हैं, उनके अपने अपने संस्कृति है, लेकिन उनके संस्कृति से जैसे आज रेरिक कार्लो ने अपना ही गालो भाषा में गीत गाया, इसका एल्बम बनाया, पेन ड्राइव के तौर पर कुछ भी बनाया, लेकिन वो उस कल्चर के नीचे है, उस वृक्ष के नीचे है, जैसे पीपल के वृक्ष के नीचे का चौथा पौधा जैसा है कि वो उग नहीं पाते हैं। तो ऐसे जो उग नहीं पाने वाले कला को किस प्रकार से आप प्रोत्साहित करना चाहेंगे और किस तरह से आप उसे विस्तार में लाना चाहेंगे? देखिए, जो आपने बात की, ये तो खैर नेचर की बात है, नहीं नेचर की बात नहीं, जैसे लालू यादव मोदी के बीच जो छोटे आदमी है उसको दिखेगा नहीं ना लोग ना, तो इस प्रकार ही वो बात ठीक है। इस प्रकार ही देश में भी ऐसे कुछ जनजातियां हैं जिसको दिखा नहीं जाता है। ये एक जमीनी हकीकत है। जैसे दिल्ली में जाएंगे, यूपी में जाएंगे, हमें चिंकी बोला जाता है, कुछ भी बोला, जस्ट एग्जाम्पल। तो इसीलिए ऐसे एक छोटा कला जो है, जैसे अभी रेरिक जी का आपने देखा, गालो जनजाति का गीत गाया, ये एल्बम गीत जो है आज का तारीख में इसे हिंदी में अगर गाया जाता करोड़ों में बिकना था, करोड़ों में, लेकिन इनका स्पॉन्सर किया गया, स्पॉन्सर का पैसा नुकसान है और वो भी रिकवर नहीं होंगे, फिर भी वो कला को बढ़ावा कर रहे हैं अपने संस्कृति बचाव के लिए। तो इसके लिए ऐसे लोग अपने आप को नुकसान करते हुए, अपना पूंजी नुकसान करते हुए कला को बचाव कर रहे हैं, उनके लिए और क्या तरकीब आपने सोचा है? आजकल सोशल मीडिया बहुत बड़ा माध्यम है, उसमें भाषा लैंग्वेज तो चलता ही है, लेकिन इतना बड़ा माध्यम है कि अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की जो भी है उसमें आप कर सकते हैं। और मैं बोला ना, एक तरह से प्रिजर्व हो गया। कुछ मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ। जैसे स्वामी हरिदास जी महाराज थे, तानसेन जी का नाम आपने बहुत सुना होगा,
इतना सुना होगा कि मतलब सभी जानते हैं अकबर के वो दरबार में गाते थे। तो अकबर ने बोला कि तो आपसे अच्छा तो कोई नहीं गाता होगा। तो उन्होंने कि नहीं, मैं इतना अच्छा नहीं गाता हूँ, मेरे से भी अच्छा ये हमारे जो गुरु हैं वो गाते हैं। तो उन्होंने बोला हमारे गुरु, अपने गुरु को हमारे पास में बुलाइए। और बोले नहीं, गुरु आप हैं वो बहुत बड़े, लेकिन आपके यहाँ गाने के लिए नहीं आएंगे। बोले जो कुछ भी चाहिए वो सब कुछ दे देंगे हम, जो मतलब उनको लाने के लिए जो कहोगे, सोने की पालकी है, कुछ भी है, और जितना भी वो बोलेंगे हम उतना। अगर आप इतना अच्छा गाते तो आपका गुरु कितना अच्छा गाता होगा, इसी लालसा के। लेकिन उन्होंने बोला आप पूरा जो आप सम्राट हैं आप पूरे उनको दे दीजिए तो भी वो व्यक्ति वहाँ यहाँ पर नहीं आएंगे। आपको अगर सुनना है तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। ठीक, बाद में अकबर ने देखा कि भाई ये तो नहीं आएगा, तो उनके पास में जाने के लिए वो राजी हो गए और वो गए। उन्होंने हरिदास का, पंडित हरिदास जी का संगीत सुना और सच में इतने मंत्र मुग्ध हो गए। उन्होंने कहा वाह, मैं तो सोचता था कि तानसेन से अच्छा कोई नहीं गा सकता है, लेकिन इनको तो सुन के लगता है इनसे अच्छा कोई नहीं गाता। तो तानसेन ने बोला कि मैं तो आपके लिए गाता हूँ, मतलब मैं किसी व्यक्ति के लिए गाता हूँ और आप हमको उसके एवज में कुछ संरक्षण करने के, हमको जो उस समय पे मुद्राएं और ये जो चलता होगा वो सब देते हैं। लेकिन हमारा गुरु ईश्वर के लिए गाता है, और जो ईश्वर के लिए गाता है तो वो तो निस्वार्थ भाव से गाता है। तो ये भी है कि हमको ज़्यादा स्वार्थ नहीं देखना है। आगे चल के ऐसा तो नहीं कि ये भाषाएं ख़त्म हो जाएंगी, जब तक ये कम्युनिटी और ये सब रहेंगे, ये सब चलता रहेगा। आगे चल के ये और भी सुरक्षित होंगे इन्हीं के कारण से। अगर कार्लो बहन जैसे अगर लोग अगर नहीं खड़े होकर अपनी भाषा में नहीं गाएंगे, अगर नहीं गाते, अगर इसी कारण से नहीं गाते कि हम बड़ा पीपल का वृक्ष है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, हम क्या गा के क्या करेंगे, तो ये भी विलुप्त हो जाएगा, ये समाप्त हो जाए। कौन जानेगा ये गालो भाषा में भी इतने अच्छे गान थे, गीत गाए जाते हैं। तो इसके लिए उनको गा रहे हैं। इसलिए आप ऐसा मत समझिए कि पीपल के पेड़ के नीचे कुछ बचता नहीं है, चलता नहीं है, लेकिन वो ये सृष्टि है, क्या चलनी है इसको, चाहे पीपल हो चाहे छोटा सा वो हो, सब होते हैं, सबकी एक आयु होती है और एक आयु के बाद में अपना निशान तो छोड़ ही जाते हैं। और ऐसा ही इनका ये जो प्रयास है वो निशान छोड़ के जाएगा। आने वाले समय में ईश्वर ने सबके प्रति न्याय करता है। आप वो बोलते हैं ना, अगर आप जितना ज़्यादा परिश्रम करते हैं, अगर आपके परिश्रम की क्षमता 100% है तो आपको रिजल्ट भी 100% मिलेगा, उसमें कहीं कट नहीं होता है। या आप ये हम लोग बोलते हैं कि हमने तो बहुत मेहनत किया, हमको तो 70% मिला, ये, लेकिन आपने 100% सच में मेहनत नहीं की, और जिसने 100% मेहनत की उसको 100% मिलता है, ऐसा मेरा मानना है। दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज़िंदगी का 48 मिनट मुझको देने के लिए। और हमारा प्रार्थना इस प्रकार रहेंगे कि दीपक जलते रहे और अंधेरों से हर पल लड़ता रहा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।